किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया, 1 लाख रुपए निकाल के किसी अकाउंट में, अपने अकाउंट में रख लिया। तो ऐसे अकाउंट जिसमें कि फ्रॉड का पैसा वो रखा जाता है, साइबर ठगी का या फ्रॉड का, उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। कि सबसे बड़ा जो विमान होता है, मतलब युद्धपोतक जो जहाज होता है, डिस्ट्रॉयर होता है। डिस्ट्रॉयर से छोटा फ्रिगेट, उससे छोटा कॉर्वेट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन चलाया ड्रग्स वगैरह सीज करने के। सागर मंथन नाम है तो ऑब्वियसली पानी में चलाया होगा। राफेल में जो इंजन लगा है वो सैफरन कंपनी का है। ये दोनों मिलके पूरे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया के जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होगा उसके लिए इंजन बनाएंगे। यहाँ से आपने लॉन्च किया, यहाँ टारगेट है, तो ये कहीं से भी घूमता हुआ जाएगा, ऐसे कहीं से भी आके अटैक करेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, कहीं रडार लगा हुआ है तो वहाँ से इवेट कर जाते हैं, रडार से बच जाते हैं वो। ये है क्रूज मिसाइल, जैसे कि ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। मतलब 6000, 7000, 8000 किलोमीटर उसकी रेंज रहनी चाहिए। उसी को कहते हैं ICBM। हमारे पास है ICBM, बिल्कुल है। हमारे ICBM का नाम क्या है, अग्नि 5, और अग्नि 6 भी बन रहा है। कितना इर्रेशनल है। आज के ज़माने में भी ये दकियानूसी, ये जो उनका उस टाइम का प्रैक्टिस था, उसको भी 2025 में भी लेके चल रहे हैं कि अभी भी इलेक्शन होगा नवंबर में और कार्यभार संभालेंगे जनवरी में। मतलब ये अमेरिका का हाल है। Hello everyone, you all are welcomed at the online platform of Arhat IAS. Today we are going to do the second session of our current affair program अर्पण कोर्स। अर्पण कोर्स का आज हमारा दूसरा सेशन है, ठीक है। इस सेशन में भी हम लास्ट टाइम का जो हमारा थीम था IR डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। देखेंगे आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स। ओके, UN का कन्वेंशन है एक साइबर क्राइम्स का। इसके बारे में अभी एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप वॉच कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली वॉच करिए, पर डे 1 आवर दीजिए। 30 डेज़ में यू स्टिल हैव अराउंड 40 डेज़, तो 30 डेज़ में 30 आवर्स आपका करंट अफेयर 90% कवर हो जाएगा। मैं 100% का वादा नहीं करता, 90% कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मोस्ट रेलिवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सेलेक्टेड टॉपिक्स ही मैं लेके आया हूँ। ऐसे एवरीथिंग बिलो द स्काई इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर, तो सारा हमें नहीं करना है, सिलेक्टेड ही करना है जो इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड क्या है UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम का, रिसेंटली अडोप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली। किसने अडोप्ट किया है, UN जनरल असेंबली ने। फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं उसके लिए लीगली बाइंडिंग कोई ट्रीटी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ये पहला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे मेंबर्स ने अडॉप्ट किया है इसको बाय कंसेंसस टू बी साइंड इन हेनोई वियतनाम में 2025 में साइन होना है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 40 कंट्री रेटिफाई करेंगे तब ये फोर्स में आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिवेंशन होगा साइबर क्राइम का, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट मिला हमें, पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, और हेनोई वियतनाम में 2025 में साइन हुआ है। आ गया ये ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2024, किसका रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की फाइंडिंग क्या है इसकी 2022 में। फाइंडिंग्स देखते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए तो मैं उसको हाईलाइट करूंगा। ए नंबर ऑफ नॉन विक्टिम्स इंक्रीज बाय 25% कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल, मतलब कि 2019 से पहले जितना क्राइम था अभी उससे 25% इंक्रीज हो गया। वुमेन एंड गर्ल्स मेड अप 61% ऑफ द विक्टिम। ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, मानव तस्करी की, तो जाहिर सी बात है, देखो मानव तस्करी में बच्चे जो हैं और महिलाएं हैं ये ज़्यादा इसका शिकार होती हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसकी बात करें तो 1997 में इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ग्लोबल फाइट, ये ओबियस रीज़न है। एस्टेब्लिशमेंट का ईयर भी नहीं याद करना है, कोई नहीं पूछता है। हेडक्वार्टर देख सकते हो आप, रिलीज्ड बाय, ये रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हमारा टॉपिक था ना एक, तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ही पूछा जाए। ऐसी रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है इन पे भी ध्यान देना है। आगे आइए, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रीइंस्टेटेड इन मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या होता है, एक किस्म का रेस्ट्रिक्शन है, कुछ एक स्पेसिफिक क्षेत्र हैं, कुछ एरिया हैं जहाँ पे कि आप कोई भी ऐसे आ जा नहीं सकता, खास करके फॉरेनर्स। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो लोकल थाने में इन्फॉर्म करना होता है, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ रहते हैं रेस्ट्रिक्शंस।
तो चूंकि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, मणिपुर में तो वैसे भी कुकी और इनका मेती का वायलेंस चल रहा है इतना ज़्यादा, तो इस वजह से वापस से लगा दिया है। किसने लगाया है? इंटरनल सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? होम मिनिस्ट्री की, तो होम मिनिस्ट्री ही लगाएगा। अबाउट प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, इसके डिटेल्स देख लो, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल परमिट रिक्वायर्ड बाय फॉरेन नेशनल्स, कोई विदेशी मूल का नागरिक है, उसको एक डेजिग्नेटेड सेंसिटिव एरिया में जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। वैलिड फॉर 10 डेज़ के लिए वैलिड होता है ये, और गृह मंत्रालय इसको परमिट को इशू करती है। अब जाहिर सी बात है, कोई आप परमिट ले रहे हो, सपोज करो आपको बिहार के किसी क्षेत्र में जाना है और वहाँ के लिए आपको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेनी है, तो सीधे गृह मंत्रालय से परमिशन आ रहा है, तो टाइम टेकिंग और लेंदी प्रोसेस ये हो जाता है। अभी फ़िलहाल में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि स्पेशल एरिया परमिट लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं। पार्शियली कवर्ड हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड। क्यों? ये तो बॉर्डर स्टेट्स हो गए और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, ठीक है। तो क्या नहीं है इसमें? ऑड वन आउट ऐसे करके याद कर लो। त्रिपुरा नहीं है इसमें, और क्या नहीं है? मेघालय है, मेघालय नहीं है। असम है, असम भी नहीं है। ऐसे याद कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मेघालय और असम को छोड़कर बाकी जगह पे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी नॉर्दर्न रीजन में जो हिमाचल है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये राजस्थान है, उत्तराखंड है, एक पंजाब नहीं है, बस पंजाब को छोड़ के बाकी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन सब में भी लगता है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मैं संग्रह कोर्स में बता चुका हूँ। हाइपरसोनिक क्या होता है, सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है। जो पहली बार देख रहे हैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाइपरसोनिक का मतलब होता है 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड हो। कोई भी ऐसा मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो, मोर देन 5 मैक से ज़्यादा हो, या 5 मैक प्लस आप लिख लीजिए ना सीधे, 5 मैक, इसको बोलेंगे हम हाइपरसोनिक, ठीक है। 1 से 5 मैक के बीच में होगा तो सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और 1 मैक से भी कम होगा तो, 1 मैक से कम होगा तो सबसोनिक। तो इसका एग्जांपल क्या है सुपरसोनिक का? ब्रह्मोस है, तभी उसको कहते हैं ना हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इंडिया ने पहला टेस्ट किया हाइपरसोनिक मिसाइल का। मैक 6 बता रहे हैं, स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है, रेंज 1500 किलोमीटर का होगा। ये है डीआरडीओ का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ओके। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया है, हैदराबाद से टेस्ट हुआ है, ये डेवलपमेंट इन्होंने किया है। अब देखो हाइपरसोनिक मिसाइल इसका आपने देख लिया इंडिया का, तो वर्ल्ड में और कौन कौन से? रशिया का मैं बता चुका हूँ, किंजल है, उसका देखना है। चाइना किसको क्लेम करता है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो देखना है। और ईरान का भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू संग्रह में। हाइपरसोनिक मिसाइल आप समझ गए। नाम की बात अगर मैं करूं तो उसका अभी कोई नाम नहीं है इस मिसाइल का ना, अभी कोई भी नाम नहीं है। ब्रह्मोस 2 के नाम से अभी इसको बुलाया जा रहा है अनऑफिशियली, ब्रह्मोस 2, ठीक है। और जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो ऐसी बात चल रही है इसका नाम रखेंगे विष्णु। अभी आपसे को पूछेगा नहीं विष्णु, क्योंकि ऑफिशियली नाम रखा ही नहीं गया है, तो आपसे क्यों पूछेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है इंडिया ने, यह ध्यान रखना है। आफ्सफा रीइंपोज्ड इन 6 एरियाज ऑफ मणिपुर, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इम्पोज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या है, आर्म फोर्सेज को कुछ स्पेशल पावर दी जाती है, वो एक्शन ले सकते हैं। स्पेशल पावर मतलब यही होता है, कहीं पे सिचुएशन ऐसी है, शूट कर सकते हैं, दिस थिंग्स, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, डिटेंशन में रख सकते हैं। किसने लगाया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस अंडर आफ्सपा फॉर 6 वैली एरियाज इन मणिपुर, पूरे के पूरे स्टेट में नहीं है, कुछ वैली एरियाज हैं, कुछ घाटी के क्षेत्र हैं वहाँ पे। इसको याद करने की कोशिश मत करना कहाँ कहाँ लगाया है, कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अब चूंकि आप पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको दिया जा रहा है, क्योंकि इससे रिलेट करके कुछ आप, जिरीबाम ये नाम है, कहीं और ही नाम आएगा तो हो सकता है वहाँ पे जिरीबाम नाम इम्पॉर्टेंट हो, यहाँ पे इसको याद करने की कोशिश नहीं करना है। मणिपुर में आफ्सपा लगा है, 1980 से ही लगा हुआ है। एक एरिया में लगता है, दूसरे में हट जाता है, फिर ये चेंज होता रहता है, लेकिन स्टेट में लगा हुआ है। जो अभी रिसेंट, एक चीज़ और याद रखेंगे कि अभी राष्ट्रपति शासन है मणिपुर में, प्रेसिडेंट रूल है। जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ था अभी मणिपुर में, उसमें कौन सी ट्राइब्स इन्वॉल्व थी? कुकी और मेती। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट है ना, वही
प्रो हिंदू ग्रुप्स हैं और प्रो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं। एक तो ये वाला है और दूसरा आउटसाइडर साइडर वाला है कि कौन लोकल है मणिपुर के, कौन आउटसाइडर्स हैं। इस वजह से इशू है। करंटली आफ्सपा कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है ना, कि आफ्सपा कहाँ पर लगा हुआ है। आगे आइए, RBI लॉन्चेस म्यूल हंटर .ai। AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। म्यूल हंटर का मतलब क्या है? म्यूल हंटर क्या होता है? जब भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है ना, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो फाइनेंशियल फ्रॉड करके किसी ने कैश थोड़ी निकाले हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही तो किया है, तो कहीं ना कहीं तो पार्क होता होगा ना वो फंड। तो ऐसे अकाउंट जिन अकाउंट्स में वो पार्क हुआ है, यानी रखा गया है वो पैसा, किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया, 1 लाख रुपए निकाल के किसी अकाउंट में, अपने अकाउंट में रख लिया, तो ऐसे अकाउंट जिसमें कि फ्रॉड का पैसा वो रखा जाता है, साइबर ठगी का या फ्रॉड का, उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। तो RBI ने लॉन्च किया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, साइबर क्राइम ऐसा है ना आज की डेट में, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड, ये हर घर की कहानी हो गई है। हर घर में आपको एक ना कोई विक्टिम इसका मिल जाएगा। तो इसलिए ये ऐसी समस्या है जो आम आदमी को इम्पेक्ट करता है। रिजर्व बैंक ने इसको डेवलप किया है। म्यूल अकाउंट्स आर द बैंक अकाउंट्स यूज टू लॉन्डर इलिसिट मनी, मतलब वही जहाँ इनको रखा जाता है। और ये टूल मशीन लर्निंग का ऑब्वियसली इस्तेमाल करता है। 19 म्यूल अकाउंट बिहेवियर, अगेन इसको नहीं याद रखना है, याद सिर्फ आपको यही रखना है। नेक्स्ट, INS निर्देशक। निर्देशक क्या है? मैंने आपको संग्रह कोर्स में बताया था नेवी के वेसल्स के बारे में कि कितने टाइप के वेसल्स होते हैं। कॉर्वेटी होता है, डिस्ट्रॉयर होता है, फ्रिगेट होता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर तो हम जानते ही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, बस जैसे कि INS विक्रांत है, विक्रमादित्य है, वो तो हमें पता है। एक और वेसल होता है, फिर सबमरीन्स आ गए, ठीक है, पनडुब्बी एक वो प्लेटफॉर्म हो गया। वो तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल। हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल क्या होता है ना, देखो न्यूज़ में हमेशा चाइना के ऐसे वेसल्स हमारे रडार पकड़ते हैं, फिर उन्हें वापस पुश भी करते हैं बाहर जाने के लिए। कभी भी ओशियन की जो सतह है ना, सपोज करो ये ओशियन है, आप इसी के देख लीजिए ओशियन है, तो ओशियन की जो सतह होती है ना, वो बेस, कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे आप जम्मू कश्मीर में घूमोगे तो कहीं आप पहाड़ी मिलेगा, कहीं खाइयाँ मिलेगी, कहीं गुफा मिलेगा, तो समुंदर का बेस भी ऐसा ही होता है, ठीक है, समुंदर का बेस भी ऐसा ही होता है, आपको इस तरीके से मिलेगा, कहीं ट्रेंच सा होगा, ठीक है, कहीं माउंटेन्स होंगे, इस तरीके से समुद्र का बेस होता है। तो हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे वेसल होता है ना, वो इसकी मैपिंग करता है। अब इसका काम क्या है मैपिंग का? अब चाइना क्यों हमारे रीजन में हाइड्रोग्राफिक सर्वे व्हीकल लेके आता है? क्योंकि वो हमारे बॉर्डर के आसपास की, सपोज करिए इंडिया है, तो इधर की मैपिंग करते रहता है। क्यों? कहाँ पर अपनी पनडुब्बी लेके छुपा सकता है वो, कहाँ पे माइंस ले कर सकता है, कहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं, इन चीज़ों का, ये चीज़ें ना युद्ध में काम आती हैं फिर। तो ये हमारे पास भी होना चाहिए। दुश्मन देश आके हमारे बॉर्डर्स के एरियाज़ का, कोस्टल एरियाज़ का सर्वे करे, उससे अच्छा है ना कि हम खुद ही करें। ये होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल। सिर्फ ये मैपिंग करना ही काम नहीं होता, मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं उसका पता भी लगाते हैं। गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स ने बनाया है इसको, कोलकाता में है, स्वदेशी है लगभग 80%। बस प्रोजेक्ट चल रहा है एक नेवी का, सर्वे लार्ज सर्वे वेसल प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी, उसका ये दूसरा शिप है। INS निर्देशक, याद रखेंगे निर्देशक। निर्देशक कैसे, इसको डिकोड करो थोड़ा। निर्देश देना मतलब क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना या निर्देश देना, डायरेक्शंस देना। तो मैपिंग कर रहा है वो कुछ इसमें ऐसा ट्रिक लगा के, क्योंकि बहुत सारे वेसल्स हैं, कुछ ऐसे डिकोड करके नहीं करोगे तो वहाँ पे याद नहीं आएगा आपको कि कौन सा वेसल किस लिए था। सेकंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है वैसे, बायलैटरल टाइज में आएगा ही, लेकिन फिर भी इसको इसलिए लिया गया है कि क्वेश्चन इससे अच्छा फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि अगर पूछा जाए आपसे कि सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट जो है कहाँ पर हुआ है, और ऑप्शन में ये हो ब्राज़ील, तो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो यही सोचेंगे ना कि इंडिया में होगा या ब्राज़ील, इंडिया में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा, दो दो देशों के आपस का बायलैटरल मामला है, ब्राज़ील में क्यों होगा। इस ऑप्शन को तो लोग सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, यही आंसर होगा, है ना। ब्राज़ील में क्या हुआ था? ब्रिक्स का समिट था, तो ब्रिक्स के समिट में ऑस्ट्रेलिया भी गया था, इंडिया भी गया था, तो उसी साइडलाइंस पे ये हुआ है। साइडलाइन, सॉरी, G20 समिट, ब्रिक्स नहीं, G20 समिट, ठीक है। तो G20 समिट
रियो डी जेनेरियो में हुआ, उसी के साइडलाइंस पे दोनों ही मेंबर्स हैं G20 के, तो मिले। मोदी जी का नाम पता है आपको, एंथोनी एल्बेनिस, ये याद रखना है। पहला समिट 2023 में हुआ था, दूसरा अभी हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 सालों में एक बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का समिट होता है। बायनुअल इवेंट है। फोकस एरियाज रिव्यूड, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जनरलाइज चीज़ है। जो जनरलाइज चीज़ है करंट अफेयर में, उसको कभी मत याद रखना। याद रखो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें याद रखनी है। एक और आ गया प्लेटफॉर्म INS तुशील। ये क्या है? ये अंतर शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। क्रीव क्लास स्ट्रेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट आ गया। जिन लोगों को नहीं पता है कॉर्वेटी और फ्रिगेट का फ़र्क, वो सिर्फ इतना ही समझ लेंगे कि सबसे बड़ा जो विमान होता है, मतलब युद्धपोतक जो जहाज़ होता है, डिस्ट्रॉयर होता है। डिस्ट्रॉयर से छोटा फ्रिगेट, उससे छोटा कॉर्वेट है। इस तरीके से सिर्फ इनका साइज़ का फ़र्क होता है। और ये लोग करते क्या हैं, सपोर्ट वेसल होते हैं। जैसे डिस्ट्रॉयर का नाम ही डिस्ट्रॉयर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मोस लेके जाएगा, उसको हमला करना है, ठीक है। तो साइड में एक जहाज़ होगा, वो क्या करेगा, टॉर्पीडोस रखेगा या फिर एयरक्राफ्ट एंटी एयर सरफेस वेपन्स रखेगा। सबका स्पेसिफिक रोल होता है। चूँकि फ्रिगेट छोटे होते हैं तो ज़्यादा एजाइल होते हैं और पानी में तेज़ी से मूव कर सकते हैं, इसलिए उनको एक पूरा बैटल ग्रुप होता है जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर, सपोज करिए आप ऐसा समझिए कि ये INS विक्रांत है, तो वो अकेला नहीं चल रहा है, उसके साथ यहाँ पे फ्रिगेट होगा एक, ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्वेटे होगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर होगा, ऐसे उसके साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। और साथ में फिर यहाँ पे पनडुब्बी भी होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सबमरीन्स भी चलती है उनके साथ में। ये पूरा एक बैटल ग्रुप ऐसे बनता है। तो सबसे पहले ये तो समझिए कि फ्रिगेट क्या होता है, अदरवाइज नाम याद करके भी INS तुशील फ्रिगेट है और फ्रिगेट क्या होता है नहीं पता, तो ऐसे करंट अफेयर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो INS तुशील इज़ ए फ्रिगेट कमीशन बाय, यह अंतर शिपयार्ड रशिया में कमीशन हुआ है, मतलब कि रशिया ने बनाया है। अब देखो इसकी वेपनरी देखो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसके पास, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडोस है। टॉर्पीडोस आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? टॉर्पीडोस भी मिसाइल की तरह ही होता है। वो यहाँ से लॉन्च किया जाता है, यहाँ से लॉन्च करेंगे, वो पानी के नीचे से होके जाता है और किसको हिट करता है? बेसिकली सबमरीन्स के लिए होता है, लेकिन कोई भी जहाज आप उससे डुबा सकते हो, ठीक है। वो ग्लाइड करके जाता है वाटर में और फिर ब्लास्ट होता है, उसको कहते हैं टॉर्पीडो। आप एक बार इमेज देख लेना गूगल करके, टॉर्पीडो क्या होता है। ओपन AI बैंड स्टॉर्म 2035। ओपन AI मतलब कि ChatGPT वगैरह जो हैं, उन्होंने इसको बैन कर दिया है, स्टॉर्म 2035 को। अब था क्या, ये फेक न्यूज़ वेबसाइट्स ही प्रोपोगेंडा चला रहे थे अमेरिका में जो इलेक्शंस था ना उस टाइम पे, और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे किसी इश्यूज़ पे, जैसे LGBT का इशू हो गया, इसराइल हमास का वॉर हो गया, वेनेजुएला पॉलिटिक्स, जो भी संवेदनशील मुद्दे होते हैं ना, उन मुद्दों को उसमें भ्रामक न्यूज़ देके लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया में भी ऐसा होता है, मॉब लिंचिंग का या कोई कश्मीर का इशू या कोई हिंदुत्व से रिलेटेड कोई चीज़, तो लोग मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके लोगों में को, जैसे अभी चल रहा है सावन का, तो आप देख रहे हो काफ़ी फेक न्यूज़ भी उससे रिलेटेड आ रहे हैं, है ना, जो कांवड़ यात्रा जाती है उससे रिलेटेड। तो यही काम वहाँ पे हो रहा था अमेरिका में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ChatGPT वगैरह, इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म 2035 को बैन ही कर दिया। ईरानियन इन्फ्लुएंसर से लिंक्ड थे ये, ओवियस है, जो अमेरिका के दुश्मन है वही लोग करेंगे ये। ऑपरेशन सागर मंथन। सागर मंथन क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन चलाया ड्रग्स वगैरह सीज करने के। सागर मंथन नाम है तो ओबियसली पानी में चलाया होगा, तो जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे चलाया और काफ़ी मात्रा में नारकोटिक्स सीज किया है। 700 kg ऑफ मिथेम्फेटामाइन, ये क्या होता है? बहुत ही हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है। कावेरी इंजन क्लियर्ड फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग। इसकी थोड़ी सी आप कहानी समझ लो, कावेरी इंजन क्या होता है। देखो 1980 के आसपास ना हमारा तेजस का प्रोग्राम शुरू हुआ, जो हमारा अभी LCA तेजस है ना, LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, इसका प्रोग्राम शुरू हुआ। तो गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी और तेजस दोनों इंपॉर्टेंट है और ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है। 1980 में ये प्रोग्राम शुरू किया कि हमारे पास एक स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन होना चाहिए। तेजस शुरू हुआ। तेजस तो डिले के बाद बना, लेकिन जब भी बना देर आए दुरुस्त आए, पूरी दुनिया का सबसे हल्का और सबसे एजाइल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। डेल्टा विंग डिज़ाइन और बहुत ही अच्छा उम्दा किस्म का फाइटर है तेजस। तेजस तो बन गया लेट ही सही, लेकिन अब जब तेजस बनेगा तो उसको पावर करने के लिए इंजन भी चाहिए। इंजन एक मेजर कंपोनेंट होता है फाइटर एयरक्राफ्ट का।
तो गवर्नमेंट ने पैरेलली एक और स्कीम शुरू किया था, एक और प्रोग्राम शुरू किया था, कावेरी। डीआरडीओ को या फिर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारी दी थी डीआरडीओ के अंदर कि आपको एक कावेरी इंजन बनाना है। पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस खर्च हुए कावेरी इंजन बनाने के लिए। 1980 से लेके अभी कितने 25 और 20 45 ईयर्स हो गए। 45 ईयर्स में भी वो इंजन बना नहीं पाए। हमें इंजन कैसा चाहिए था, जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सके। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल जा रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि थ्रस्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा। 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सके ऐसा इंजन चाहिए था, लेकिन अब तक ये 45-49 किलो न्यूटन में ही फंसे हुए हैं। तो इससे हमें करना क्या पड़ रहा है, तेजस तो ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं, फ्लाई भी कर रहे हैं, 2 स्क्वाड्रन बन चुकी है, फ्लाइंग बुलेट्स और फ्लाइंग डैगर्स। तेजस के 2 स्क्वाड्रन हैं। तो तेजस में इंजन फिर कहाँ से आ रहे हैं, हम अमेरिका से इंजन ले रहे हैं F404, और ये हमारी कमज़ोर नस है। अभी देखो हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो अमेरिका बहाने करके हमको इंजन नहीं दे रहा है, काफ़ी दिनों से डिलेड है इंजन का प्रोग्राम। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तेजस बना के रखा हुआ है, लेकिन इंजन ही नहीं है। तो तेजस वैसे के वैसे ही खड़े हैं, जब तक इंजन नहीं लगता हो फ्लाई कैसे करेगा। फिर उसके बाद तेजस मार्क 2 जो बन रहा है उसके लिए F41 इंजन, ये भी अमेरिका से ही आता है। तो अब क्या हुआ है ना, अब गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी कंट्री के साथ टाई अप करके एक फ्रेश इंजन बनाएंगे जो कि हमें एमका के लिए भी चाहिए होगा। तो फाइनली अभी राफेल में जो इंजन लगा है वो सैफरन कंपनी का है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राफेल में किस कंपनी का इंजन है। सैफरन कंपनी का है इंजन। तो इसी कंपनी से इंडिया ने फाइनलाइज किया है डील। रोल्स रॉयस से ही बात चल रही थी, लेकिन इसी के साथ जाएंगे, सैफरन के साथ। ये दोनों मिलके पूरे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया के जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होगा उसके लिए इंजन बनाएंगे। वही इंजन दूसरे प्लेन्स में भी मॉडिफिकेशन उसका यूज़ होगा। एक ये हो गया, ठीक है, इंजन का मैंने बता दिया। अब देखो, अब वापस आप आ जाओ कावेरी पे। ये है आपका कावेरी इंजन। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब इतने साल लगे, 45 साल लगे और इतने पैसे लगे, जब आप नहीं बना पाए उसको, तो इसको फिर एक काम करो, जो अभी थ्रस्ट दे रहा है, जैसे 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे रहा है, तो इंडिया एक घातक बना रहा है, इसका नाम है घातक, UCAV घातक। UCAV का मतलब होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। UCAV घातक, इसमें ये इंजन लगेगा। फ्लाई टेस्ट हो भी चुका है, ठीक है, ये फ्लाई कर चुका है। ये एक ड्रोन है, अटैक ड्रोन है, जो कि हम वॉर में यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर मान लो ये क्रैश भी हो जाता है वॉर के दौरान, इसे मिसाइल से मार के गिरा भी दिया जाता है, पायलट की जान तो बचेगी, क्योंकि इसमें पायलट का काम नहीं है। ये है, आप इतनी चीज़ें समझ गए। मैं दोबारा से बता देता हूँ, घातक, LCA तेजस। ये आपसे पूछा जा सकता है तेजस में इंजन कौन सा लगा है एट प्रेजेंट, F404 अमेरिका का इंजन है। इंडिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन किसके साथ बना रहा है, फ्रांस की कंपनी है सैफरन, और सैफरन ही राफेल में इंजन लगाती है। ओके, आगे बढ़िए। अब वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है, उसको मिस नहीं करेंगे। क्रिएशन ऑफ फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन इन CISF। CISF में महिलाओं की पहली बटालियन बन गई। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड पैरामिलिट्री में क्या फ़र्क होता है? अगर बिल्कुल सतही तौर पे मैं पूछूँ तो आर्मी जिम्मेदार है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, देश के बाहर से जो खतरा आ रहा है उसके लिए। कभी आपने देखा है कि इलेक्शन में कहीं आर्मी की ड्यूटी लगी हो, या कहीं दंगे हो गए तो वहाँ आर्मी को बुलाया गया हो? ऐसा होता है? नहीं होता ना, क्योंकि आर्मी की जिम्मेदारी है बाहर की सुरक्षा देखना। इंटरनल सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? पैरामिलिट्री की। पैरामिलिट्री में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? पैरामिलिट्री, या फिर आप इसको कह सकते हो CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें आपका CISF आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CRPF है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है, और दिल्ली पुलिस भी है। जो इनकी रिक्रूटमेंट होती है वो इसमें दिल्ली पुलिस को भी ऐड करते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग रोल है, ये फ़र्क है, याद रखेंगे। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, पहला महिलाओं का बटालियन CISF में बना है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़िए। ऑपरेशन चक्रा 2 कंडक्टेड बाय CBI। चक्रा 3, एक उधर चक्रा 5 मैंने बताया था, चक्रा 3 है। चक्रा 3 में क्या है? इट इज़ ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क। इंटरपोल के साथ लेवरेज करेंगे ये। इंटरपोल मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, क्या है इंटरपोल? कोई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ ए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। एक्चुअली
किसकी बात हो रही है? निर्भय की। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों का फ़र्क आप समझते हो ना? ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल, ये है पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे आपको हमला करना है, तो आपने लॉन्च किया, ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, एक फिक्स ट्रेजेक्टरी इसकी होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये कौन सा मिसाइल है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे हमारे पास है अग्नि-1, अग्नि-2, शौर्य, पृथ्वी, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल क्या होता है? यहाँ से आपने लॉन्च किया, यहाँ टारगेट है, तो ये कहीं से भी घूमता हुआ जाएगा, ऐसे कहीं से भी आके अटैक करेगा। मनूवर करने की कैपेसिटी होती है इसमें, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसको बोलते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? कहीं रडार लगा हुआ है तो वहाँ से इवेट कर जाते हैं, रडार से बच जाते हैं वो। ये है क्रूज़ मिसाइल, जैसे कि ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस एक क्रूज़ मिसाइल है। इसकी बात कर लेते हैं, निर्भय की। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल, रेंज है 1000 किलोमीटर। चांदीपुर से सारे मिसाइल यहीं से टेस्ट होते हैं, ठीक है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है, ओके। आगे चलिए। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम डिसकंटिन्यूड बाय कनाडा गवर्नमेंट। कनाडा में अच्छे खासी संख्या में इंडियंस रहते हैं, स्टूडेंट भी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो डायरेक्ट वीज़ा प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे ना, इंडिया के बच्चे ही होंगे। डायरेक्ट स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, इसमें क्या होता था इस वीज़ा सिस्टम में? जल्दी वीज़ा मिल जाता था, 2018 में लॉन्च हुआ था, कनाडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया, फास्टर वीज़ा प्रोसेसिंग था। डेटा आप देख लो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? वन ऑफ द टॉप बेनिफिशियरीज ऑफ दिस प्रोग्राम, ये तो ठीक है। 2022 में लगभग 2 लाख आप पकड़ लीजिए इंडियन स्टूडेंट अप्लाइड फॉर द वीज़ा, ठीक है। इसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं है, सिर्फ ये याद रखें कनाडा ने कैंसिल किया है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा सिस्टम। या फिर ऐसा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, वीज़ा का नाम ही ना लें हम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम किस चीज़ से रिलेटेड है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनाडा और इंडिया कनाडा रिलेशन? तो ये वीज़ा प्रोग्राम है जो बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं उनके लिए। रशिया सेट टू डिप्लॉय द RS-28 सरमत ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको सैटर्न 2 भी कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप समझते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक हमला कर सके, मारक क्षमता जिसकी इतनी हो, एशिया से आप हमला कर सको यूरोप पे, सऊदी अरेबिया बैठे हो, वहाँ से अमेरिका में मिसाइल लॉन्च कर दिए, मतलब 6000, 7000, 8000 किलोमीटर उसकी रेंज रहनी चाहिए, उसी को कहते हैं ICBM। हमारे पास है ICBM, बिल्कुल है। हमारे ICBM का नाम क्या है? अग्नि 5, और अग्नि 6 भी बन रहा है, वो हमारा ICBM है। पेलोड कैपेसिटी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रशिया का मिसाइल है तो सिर्फ नाम याद रखना, और रशिया का है, और ICBM है, बस ये 3 चीज़। ICBM मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, नाम सैटर्न 2, और RS-28 सरमट। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है, न्यूक्लियर वेपन। हाँ, इसमें MIRV कैपेबिलिटी है, ये नहीं याद रखना कि इसमें MIRV है, ये याद रखना है, समझना है MIRV होता क्या है। हमारे पास है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि इंडिया का अग्नि 5 जो है उसमें MIRV है। MIRV क्या होता है? एक मिसाइल आपने लॉन्च किया, ये अग्नि 5 आपने लॉन्च किया, ये बाहर गया, फिर इसका बाहर का जो शेल है ना, ये ब्रोक हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये छोटे छोटे 5 मिसाइल इसके अंदर से 5, 6, 7 जितने भी होंगे निकलेंगे, और ये सब अलग अलग टारगेट पे जाके गिरेंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप एक ही मिसाइल, एक ICBM लॉन्च करोगे तो उसमें से 5 छोटे छोटे मिसाइल निकलेंगे, एक नोएडा में गिरेगा, एक गाजियाबाद में गिरेगा, एक करोल बाग में गिरेगा, ठीक है, एक मुखर्जी नगर में भी गिरेगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा उनका रेंज होता है। रशिया सेट टू डिप्लॉय RS-28 सरमट ICBM, ये हो गया, ठीक है। MIRV का फ़ायदा ये है ना कि किसी भी एक शहर में क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं, जैसे कि मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, कोई रडार सिस्टम है जहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको 4 मिसाइल लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी टारगेट कर लिया, रडार सिस्टम भी टारगेट कर लिया, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट था उनका, उसको भी टारगेट कर लिया, कहीं अंडरग्राउंड कोई बंकर बना रखा था, उसको भी टारगेट कर लिया सिंगल मिसाइल से। ये कैपेबिलिटी होती है MIRV की। स्विट्ज़रलैंड विल सस्पेंड द मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN क्लॉज विथ इंडिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज में क्या होता है? काफ़ी सारे फेवर्स हम देते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स वगैरह, टैक्स बेनिफिट्स, तो स्विट्ज़रलैंड ने सस्पेंड कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अंडर इट्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस
विथ इंडिया फ्रॉम जनवरी 2025। अब इससे क्या होगा देखो, पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, हाई टैक्स बर्डन होगा इंडिया पे, इफेक्ट इंडियन। देखो इकोनॉमी का कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा ना, जैसे 67th या 68th या 69th के एग्जाम में आया था, तो इस टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। स्विट्जरलैंड हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज विद इंडिया, वट वुड बी इट्स लाइकली इम्प्लीकेशंस, क्या होंगे उसकी इम्प्लीकेशंस? तो हायर टैक्स बर्डन होगा, इंडियन कंपनी को अफेक्ट करेगा जो स्विट्ज़रलैंड में ऑपरेट कर रहे हैं, और जो स्विस इन्वेस्टर्स हैं, स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनको इम्पैक्ट करेगा। इंडियाज़ अपील एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो स्विट्ज़रलैंड का आदमी फिर जाके इंडिया में नहीं करना चाहेगा ना इन्वेस्ट, तो अब इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं रहेगा या नहीं रहा, ऐसा आप बोल सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ट्रेड पैक्ट रिस्क टू 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें कि 100 बिलियन का टारगेट हमने रखा था, अब उस पर फ़र्क पड़ सकता है। ओके, इतना ही है, आगे बढ़िए। शौर्य गाथा, शौर्य गाथा क्या है? मिलिट्री सेलिब्रेट करती है जो भी हेरिटेज है मिलिट्री का, रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रमोट करती है। ये मिलिट्री का प्रोग्राम है, याद रखेंगे। कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से हमारे योद्धा थे, कुछ लीक से हटके कहानियाँ, जैसे विक्रम बत्रा की और ऐसे अनुज अय्यर की, ऐसे हम सुनते हैं ना कि बिल्कुल मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी जिन्होंने शो की, तो ये सब क्या है? मिलिट्री हेरिटेज का पार्ट ही तो है। किंग जिग्मे खेसर नग्याल, मतलब वांगचक, ये जो भूटान के पीएम हैं वो इंडिया आए हैं, इनकी वाइफ भी आई थी, क्वीन जेटसन पेमा ऑफ भूटान। की आउटकम्स क्या हैं? सपोर्ट ऑफ, ये याद रखेंगे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी कहाँ बन रहा है? भूटान में। गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी कौन बना रहा है? इंडिया। हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी बूस्ट। ठीक है, ये तो जनरल पॉइंट हो गया। प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे। एक बार नेबर ज़रूर देख लेंगे भूटान के, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। टोटल 4 स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ऐसी बात हो रही है कुछ सालों के बाद भूटान फिर से इंडिया का हिस्सा बन सकता है। जैसे सिक्किम पहले नहीं था इंडिया का राज्य, अभी एक इंडिया का हिस्सा है, तो भूटान ऐसा होगा लेटर और सूनर, आप देखना, भूटान विल इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स, आप कभी गए हो इंडिया भूटान बॉर्डर पे? आप जाना, आपको पता ही नहीं चलेगा भूटान किधर है इंडिया किधर है, कोई फेंसिंग नहीं, कोई भी इधर से उधर जा रहा है, कोई भी उधर से इधर आ रहा है, लगता ही नहीं है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स लॉन्च्ड फॉर इंडियन नेवी, कौन कौन से हैं? INS मालपे और INS मल्की, वे रिसेंटली लॉन्च एट द कोच्चि शिपयार्ड। एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल से, एंटी सबमरीन, अब देखो वहाँ पे हमने क्या देखा था? हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल देखा था। एक और नेवी का वेसल वैरायटी क्या होती है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं सबमरीन हंट करने के लिए, जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनको हंट करने के लिए। जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्पीडो कैरी करेगा, अभी मैंने आपको बताया टॉर्पीडो क्या होता है। और क्या कैरी करेगा? इसमें ऐसे रडार्स होंगे या ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे जो कि ट्रैक कर सकें सबमरीन को, ओके, ट्रैक कर सकें। पर्पस स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर कोस्टल एंटी सबमरीन ऑपरेशन, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। तो अगर मालपे और मुल्की ये नाम सुनाई देता है तो याद रखेंगे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। हमारे जो आर्मी के चीफ होते हैं ना, जनरल अशोक राज सिगले, हमारे जो आर्मी के चीफ होते हैं उनको नेपाल अपना आर्मी ऑनरेरी रैंक देता है कि आप हमारे आर्मी के सबसे सीनियर ऑफिसर हो, मतलब कि जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, नेपाल आर्मी, और नेपाल वाले को हम देते हैं। आप समझ गए? हमारे जो आर्मी चीफ है उनको नेपाल ऑनरेरी रैंक देता है कि आप नेपाल आर्मी के भी चीफ हो, और नेपाल आर्मी जो चीफ है उनको हम ऑनरेरी रैंक देते हैं कि आप इंडियन आर्मी के भी चीफ हो। ऑनरेरी रैंक, ऑनरेरी, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्म ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, किसको? अशोक राज सिगडेल को। ट्रेडिशन है 1950 से। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B ड्रोन। पहले तो ये जान लो कि 2 ड्रोन पहले से इंडिया के पास हैं, और अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारा स्कर्मिश हुआ था उसमें ड्रोन यूज़ भी किए गए थे, MQ-9, ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन इसको बोलते हैं। और 31 ड्रोन्स खरीद रहे हैं, USA से खरीद रहे हैं। ये हेल ड्रोन है,
ड्रोन भी दो प्रकार के होते हैं, एक हेल और एक मेल। हेल और मेल, बस आप इसका फुल फॉर्म जान लो। ये होता है हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। मीडियम ऊंचाई पे उड़ेगा या हाई ऊंचाई पे उड़ेगा, एक बार हवा में है तो ये 40 आवर्स तक रह सकता है। तो आप समझ रहे हो, जैसे ये इंडिया है तो कितना बड़ा रीजन है हमारे पास सर्विलेंस करने के लिए, पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। तो हमें चाहिए ना ऐसा 40 घंटे की जिसकी कैपेसिटी हो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच में हवा में रहने के लिए। प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, इसके पास मिसाइल्स भी होते हैं, मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। कहाँ से ले रहे हैं हम? अमेरिका से। कितने? 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। इंडिया सरपासेस चाइना एज द टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द US। अमेरिका में अब तक ऐसा होता था कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ जाते हैं बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए वो चाइना के हुआ करते थे, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। टोटल इंडियन स्टूडेंट 3.3 लैक्स हो गए हैं। ग्लोबल ट्रेंड क्या है इन द US में? ग्लोबल ट्रेंड क्या है? यूके का देख लो, यूके में इंडियन स्टूडेंट नंबर रोज बाई 39%। यूके में भी सबसे ज़्यादा इंडिया के बच्चे हैं, वहाँ भी चाइना से आगे निकल गए हैं, और अमेरिका में भी। और कुछ नहीं है इसमें याद रखने लायक। US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में इलेक्शन हुआ है, लेकिन ठीक है इम्पॉर्टेंट में 2024 में हुआ, 25 में हुआ। इलेक्शन की अपडेट देख लेना, जब भी हुआ है इसकी डेट एक बार आप चेक कर लेना इलेक्शन के, जब भी हुआ है इस साल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दो पार्टी है वहाँ पे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, शुरुआत से यही पार्टी है। तो ट्रम्प जो रिपब्लिकन के हैं उन्होंने इनको हरा दिया, कमला हैरिस को, डेमोक्रेट को। 47 प्रेसिडेंट बने हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति BPSC का फेवरेट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखना, ठीक है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है घूम फिर के अमेरिका के राष्ट्रपति पे। 47 प्रेसिडेंट बने हैं। इलेक्शन आर हेल्ड, 4 साल में होते हैं, आपको पता ही होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट तो है ही, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है? अमेरिका का चुनाव लड़ना है आपको तो नेचुरल बॉर्न US सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, पिछले 14 सालों से वहाँ पे रह रहा हो। दूसरी चीज़ और याद रखेंगे, वहाँ का चुनाव इलेक्शन जो है ना, हेल्ड इन फर्स्ट ट्यूसडे इन नवंबर। हाँ, तो 2024 में ही हुआ होगा ना। वहाँ का जो इलेक्शन है हमेशा नवंबर महीने का जो पहला मंगलवार होता है तभी होता है, ये भी उनका एक ट्रेडिशन है। और एक ट्रेडिशन और है, मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखो, अमेरिका में इलेक्शन तो नवंबर में हो गया, रिजल्ट भी कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपना कार्यभार संभालते हैं 2-2.5 महीनों के बाद। ऐसा क्यों? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, हफ्ते भर में सरकार बन जाती है इलेक्शन के बाद। ये 2-2.5 महीने बाद क्यों? देखो, अमेरिका को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 73, 200-300 सालों से वो डेमोक्रेसी है। तो प्रेसिडेंट भी वहाँ तब से हो रहे हैं ना, इलेक्शन भी वहाँ तब से हो रही है। पहले फ्लाइट्स तो होते नहीं थे, ना ही फ़ोन होता था, तो जब इलेक्शन होता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो लोकल एरिया से लोगों ने इलेक्टर सेलेक्ट कर दिया, उसको भेज दिया, फिर सब एक जगह कहीं बैठे वाशिंगटन वगैरह में, वहाँ पे प्रेसिडेंट अपना चुन लिया। अब पूरे देश को बताना भी तो है कि कौन चुना गया प्रेसिडेंट, तो कैसे बताओगे? तो बैलगाड़ी से, घोड़े गाड़ी से, फिर जब ट्रेनें चलने लगी तो ट्रेनें से अमेरिका के दूर दराज इलाकों में कोने कोने में ये खबर भिजवाई जाती थी कि भैया ट्रम्प साहब अब जीत गए हैं, ये हैं प्रेसिडेंट। इस प्रोसेस में पूरा 2-2.5 महीना लग जाता था। तो मतलब कितना इर्रेशनल है। आज के ज़माने में भी ये दकियानूसी, ये जो उनका उस टाइम का प्रैक्टिस था, उसको भी 2025 में भी लेके चल रहे हैं कि अभी भी इलेक्शन होगा नवंबर में और कार्यभार संभालेंगे जनवरी में। मतलब ये अमेरिका का हाल है जो पूरी दुनिया को दिशा निर्देश देता है। तो कुछ चीज़ें ना ट्रेडिशन के नाम पे, मतलब आप इसको क्या कह सकते हो, अंधविश्वास या वट एवर। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये हो गया, 4 साल में होता है, याद रखना। 47 ये जरूर याद रखना, 47 प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी के थे, और पहले मंगलवार को होता है नवंबर के इलेक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन पेड्रो सेंचेज अंडरटूक के बायलैटरल विजिट टू इंडिया। अब स्पेन के प्रेसिडेंट यहाँ पे इंडिया में आए थे, तो कुछ खास है नहीं, जो बेसिक जो भी होता है, एक्सचेंज कॉपरेशन बढ़ाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगेन जनरलाइज्ड पॉइंट, इससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या है? C-295 एयरक्राफ्ट। ये क्या है C-295 एयरक्राफ्ट? ये जो एयरक्राफ्ट है
ये मीडियम लिफ्ट है, हैवी लिफ्ट नहीं है। जैसे C-17 है, हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है। आपने देखा होगा ना कि टैंक वगैरह ऐसे जहाज़ों में लेके चले जाते हैं, वो हैवी लिफ्ट होते हैं। जैसे C-130 जे सुपर हरकुलस है, या C-17 ग्लोब मास्टर है, ये मीडियम लिफ्ट है। इसमें आप टैंक तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अभी है ना वो 70s के दशक के रशिया वाले हैं जो कि अब रिटायर हो रहे हैं। तो इसकी फैक्ट्री लगाई गई है गुजरात में, स्पेन का है ये प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं। 40 एयरक्राफ्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, 40 एयरक्राफ्ट टोटल बनने हैं। ज्वाइंट वेंचर है टाटा का, टाटा और एयरबस कंपनी है स्पेन की। अब देखो यही प्रॉब्लम है ना, ये जो गुजरात में लगाया गया इसकी फैक्ट्री, इसको क्या बिहार में नहीं लगा सकते थे? बिहार में एशिया का सबसे बड़ा रेल कोच फैक्ट्री है। जब रेल का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बिहार में हो सकता है, वहाँ रेल के कोचेस बन सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बन सकता? बस प्रॉब्लम वही है ना कि गवर्नमेंट को बिहार से सिर्फ वोट चाहिए कि हमारे 35-40 MP आ जाएं पार्लियामेंट में, बस इतना ही चाहिए गवर्नमेंट को बिहार से। तो ऐसी ही चीज़ें हैं ना। एट द मैक्स क्या होता है, जो हायर लेवल के टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बाहर से कहीं से आते हैं। जो Tier 2 Tier 3 का जो मैन पावर है, वो तो बिहार का लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना वहाँ पे। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो जब वोट दिया करो। तो बिहार में वैसे भी इलेक्शन है। हो गया ये C-295 एयरक्राफ्ट, मीडियम लिफ्ट है, स्पेन की कंपनी है एयरबस, और टाटा है इंडिया की कंपनी, गुजरात में बन रहा है। 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 25 साल हुए हैं, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। जर्मन चांसलर इंडिया आई थी, फ्रेडरिक मर्ज। इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ की डेवलपमेंट विजिट, लॉन्च इंडिया जर्मन इनोवेशन टेक्निकल पार्टनरशिप रोड मैप, जनरलाइज पॉइंट अगेन, फोकस एरिया अगेन जनरलाइज पॉइंट। ये आप रीड कर लेना PDF में, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, ठीक है। मिसाइल K4 बस रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम INS अरिहंत। अब आ जाओ, अभी आपको मैंने क्या बताया था, SSBN सबमरीन, ऐसा सबमरीन जहाँ से कि आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, जहाँ से कि आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। तो कौन सा मिसाइल? हर कोई मिसाइल नहीं लॉन्च होगा, वो साइलो होता है, साइलो में रखना पड़ता है, तो बहुत कॉम्पैक्ट मिसाइल चाहिए होता है। तो अपने पास क्या है, K4, तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। 4000 बताते हैं, वैसे 5000 किलोमीटर आराम से होगी इसकी रेंज। तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है कितने हैं, INS अरिहंत और अरिघात, याद रखना। INS अरिहंत पहला, दूसरा अरिघात, तीसरा अरिधमन जो अभी बन ही रहा है। INS अरिघात पहले कमीशन हो चुका है, आप इसको लिख ही लो। INS अरिघात, सॉरी अरिधमन बन रहा है, अरिधमन बन रहा है ना। INS अरिहंत है, तो INS अरिघात है, INS अरिहंत है, ये लिख लो आप, अरिधमन, अरिधमन। ये क्या है, थर्ड SSBN, दिस इज द थर्ड SSBN ऑफ इंडियन नेवी। सेकेंड इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर, ये सारे के सारे स्वदेशी हैं। रेंज 3500 किलोमीटर, ये सब बताने की होती है, रेंज इससे ज़्यादा होता है, हम इसलिए नहीं बताते हैं ना रेंज, कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं ना वो ज़्यादा इनसिक्योर ना हो, ठीक है। आप बताओगे कि आपके घर में एक राइफल है तो पड़ोसी आराम से रहेगा, लेकिन आप बता दोगे कि आपके घर में 4 AK-47 है, तो फिर पड़ोसी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए जैसे कि अग्नि 5 है, अग्नि 5 मिसाइल है, अग्नि 5 में इसकी रेंज कम से कम 7 से 8000 किलोमीटर है, और इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन इंडिया ने कभी ऑफिशियली मना भी नहीं किया कि नहीं है, और ये भी डिक्लेयर भी नहीं किया कि MIRV है, लेकिन मना भी नहीं किया है कभी कि MIRV नहीं है। तो आप समझ जाओ। इंडिया ज्वाइंस द एलीट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM क्लब। इससे क्या होगा, कुछ ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK। इंडिया इज न्यू एड इन दिस वन। अभेद, अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, बस नाम याद रखिए, और इसमें क्या याद रखोगे आप। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 2014 के पहले इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट्स इंपोर्ट करता था, और आज हम लगभग 40 देशों को या उससे ज़्यादा ही देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, बना के भेजते हैं। तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन में अच्छा काम किया है सरकार ने 2014 के बाद। ओके।
फिनिश हो गया क्या? इतना ही था। बाकी आपको ये पिछले सेशन में ये बता ही चुका हूँ। जो एमसीक्यू है, इसका ना एमसीक्यू का शायद कल है। मैं इसके पहले 3-4 लेक्चर्स कर लेते हैं अर्पण का, सॉरी अर्पण का कर लेते हैं 3-4 टॉपिक्स। और जो बच्चे एमसीक्यू करके 3 वीडियो फिर वेट कर रहे हैं कि फोर्थ कब आएगा, फोर्थ कब आएगा, उसमें हम देखो बच्चों मंथ वाइज कर रहे हैं ना। जून और जुलाई पूरा हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मई होगा, पूरा मई करंट अफेयर होगा। तो फिर इसमें तो साल भर का है, इसमें थीम वाइज है। जो अभी आज जो हम कर रहे हैं अर्पण जो हमने किया, ये थीम वाइज है। तो इसमें हमने 2024 के भी टॉपिक्स हैं, 2025 के भी हैं। जैसे अगर हमने इसमें स्पोर्ट्स उठाएंगे तो स्पोर्ट्स पूरा 1 साल का कर डालेंगे, ठीक है। इसमें इकोनॉमी उठाएंगे तो पूरा 1 साल का इकोनॉमी कर डालेंगे। तो आप वेट मत करो, वीडियो से तो आपको करनी है ना। वहाँ से एमसीक्यूज के थ्रू कर रहे थे, यहाँ से इसके थ्रू करो। सिर्फ पीडीएफ जो बच्चों को खरीदना है ना, उनके लिए कैटेगराइजेशन अलग अलग कर दिया है। जिनको सिर्फ एमसीक्यू का पीडीएफ खरीदना है वो एमसीक्यू का खरीदो। जिनको दोनों लेना है, लेक्चर्स भी, मतलब कि ये आर्टिकल्स वाले पीडीएफ भी और वो वाले भी एमसीक्यू वाले भी, तो उनके लिए ये है। और बाकी क्लासेस की तो कोई बात ही नहीं है, सारे क्लास तो यूट्यूब पे हैं। ये देखो वो देखो, ये तो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ मैं। नेक्स्ट सेशन में भी थीम यही चलेगा, आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। थैंक यू।